हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बेसिकली बीपीएससी टीआरई 3 के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं। अभी DSSB पीजीटी का पेपर हुआ मेल का, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 64 से और बहुत लेंदी पेपर था, तो इसलिए जब तैयारी करो तो बहुत बढ़िया तरीके से करो और अच्छे से करो। तो आज मैं जो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टीआरई 3 के लिए, बीपीएससी टीआरई 3 जो अगले महीने होना है उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों के क्वेश्चंस लेकर आपके सामने मैं आई हूँ। तो चलिए बात करते हैं। ये हमारा DSSB का कोर्स है। दोस्त हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस कोर्स, 3 तरीके के कोर्स हैं। एक है वीडियो बैच, एक है लाइव बैच। वीडियो लाइव बैच है जिसमें लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों है, और एक है सिर्फ लिटरेचर का। अब स्टूडेंट्स को ये लगता है कि बैच तो चल रहा है, वीडियो बैच तो जो क्लासेस हो चुकी हैं वही रिकॉर्डेड फॉर्म में डली हुई हैं, तो सबके पास पूरा एक लमसम जो है वो सारे वीडियोस जाते हैं और वो उनको जो है खोल के पढ़ते हैं। प्रैक्टिस मटेरियल स्टडी मटेरियल उनके घर पे जाता है। ठीक है जी। जो लिटरेचर वाला बैच है उसमें भी जो है स्टडी मटेरियल जाता है, जो लिटरेचर लैंग्वेज है उसमें भी स्टडी मटेरियल जाता है। अब लोगों को लगता है कि क्लासेस तो चल रही हैं तो हम कैसे चेक करेंगे, पीछे तो इतनी क्लासेस हो गई हैं। तो ऐसा है, मेहनत के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसी तरीके से क्लासेस तो हो गई हैं लेकिन वो क्लासेस जो है उनका बैकअप आपको सारा मिल जाता है। वो बात अलग है कि आपको मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, लेकिन सारी चीज़ों का बैकअप आपको मिल जाएगा। वो आपके ऊपर है कि आप उन चीज़ों को कैसे जो है वो कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए, और आपको इंग्लिश सूत्रा के ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर में जाके देखना है। इसमें भी एपी के लिंक दिया हुआ है, सीधा भी आप इससे जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर एपी के लिंक से सीधा भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब इसके साथ ही हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा, चौसर्स कैंटरबरी टेल्स इज बेस्ड ऑन एरिस्टोस ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, डांतेस डिवाइन कॉमेडी, बोकाचियोस डेकामेरॉन या मोंटेन्स एसेस। तो पहले हम बात करते हैं कि चौसर जो हैं वो बिलोंग करते थे 14th सेंचुरी को, और उन्होंने जो है ये जो उनका वर्क है, ये जो उनका वर्क है कैंटरबरी टेल्स, पहली बात ये उनका मैग्नम ओपस है। मैग्नम ओपस का मतलब होता है अ ग्रेट वर्क। ठीक है जी। उसके बाद चौसर जो है ये इटालियन राइटर बोकाचियो के डेकामेरॉन पर आधारित है। बोकाचियो के डेकामेरॉन यानी कि 100 टेल्स पर आधारित, 100 टेल्स से प्रभावित थे और लगभग जो है वो 120 टेल्स ही लिखना चाहते थे, मगर इसमें से कंप्लीट हो पाई, मतलब लिख पाए वो केवल 24 कहानियाँ, जिनमें से भी जो है वो 21 कंप्लीट है, 3 इनकम्प्लीट है। तो ही कुड राइट ओनली 24 टेल्स, और ये आधारित है किस पे? बोकाचियो के डेकामेरॉन पर आधारित है। चलिए इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन द ईयर 1170, 1066, 1215 या 1485। ये एक वो क्वेश्चन है जिसका आंसर लगभग 99% लोगों को आता है। ऐसी मेरी गलत फहमी है, जैसे आज तक मुझे एक गलत फहमी थी कि जो लिटरेचर पढ़ता है वो उसमें से 50% लोग तो मुझे जानते हैं। नहीं नहीं, आज ये गलत फहमी भी दूर हो गई कि अभी तो हमारी रीच मेरे ख्याल से 5% या 10% भी नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है अच्छे कंटेंट को लोग पब्लिश वो करते ही नहीं, पॉपुलराइज ही नहीं करते हैं। इसीलिए नहीं है इतनी कि जो है इतनी मेरी रीच नहीं है। तो ये भी मुझे आज पता चला। चलिए इसके साथ ही अभी और बातों का सिलसिला चला है तो थोड़ी हम बातें करेंगे। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन द ईयर, ये हुआ था आपका 11th सेंचुरी में, दैट इज 1066, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो फ्रेंच स्पीकिंग क्लास है वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद आई थी। नॉर्मन्स फ्रांस को बिलोंग करते थे, फ्रेंच स्पीकिंग क्लास आई थी। और अगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो आप सुन लीजिएगा। विलियम्स जो सेकंड थे, ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, जिन्हें विलियम द कॉन्करर के नाम से बाद में जाना गया था, ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी थे, नॉर्मेंडी फ्रांस में है। उन्होंने 11th सेंचुरी में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट करा था, और उन्होंने जो है एक्चुअली एक एंग्लो सेक्सन किंग थे, एडवर्ड द कन्फेसर,
उन्होंने जो है विलियम को ये वादा कर दिया था, बिकॉज ही वॉज चाइल्डलेस, कि उनकी मृत्यु के बाद विलियम जो है वो राजा बनेंगे, मगर उन्होंने उनको राजा बनाने की जगह जो है किसी और को राजा बना दिया। इस बात से विलियम ने जो है वो इंग्लैंड पर धावा बोल दिया, और एडवर्ड की मृत्यु हुई थी जनवरी 1066 यानी कि 11th सेंचुरी में। हैरल्ड जो है वो गद्दी पर आए थे, और विलियम ने उसे हैरल्ड को हराकर, उसके आंख में तीर मारकर इस बैटल को जीत लिया था, और वो नए राजा बने थे इंग्लैंड के। दैट इज कॉल्ड ऑल्सो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। इसे ही बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जो है वो कहा जाता है। ये है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। That is Battle of Hastings. The name of the prioress in the Canterbury Tales is, Canterbury Tales में चौसर ने जो कैरेक्टर्स लिए हैं वो बस पीजेंट्स के या बहुत हाई क्लास के नहीं लिए हैं, एक्लेसियास्टिकल कैरेक्टर्स लिए हैं। उनमें से जो प्रायरस हैं उनका नाम क्या है? एग्लेंटीन, एलाइसन, बीट्रिस या लॉरा? उनका नाम है एग्लेंटीन। प्रायरस का नाम है एग्लेंटीन, जो है वो प्रायरस का नाम है, दैट इज एग्लेंटीन। ये जो है अपर क्लास हिपोक्रिटिकल बिहेवियर में कैसी हैं? अपर क्लास है और हिपोक्रिटिकल इन बिहेवियर। पियर्स द प्लोमैन, पियर्स द प्लोमैन वॉज रिटन बाय, दैट इज रिटन बाय जॉन गावर, विलियम लैंगलैंड, जेफरी चॉसर या यार्ड। विलियम लैंगलैंड के द्वारा पियर्स द प्लोमैन जो है वो लिखी गई है, दैट इज विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड के द्वारा पियर्स द प्लोमैन लिखी गई है, और ये विलियम्स विजन ऑफ पियर्स प्लोमैन, ये एक मिडल इंग्लिश की एलिटरेटिव वर्ड्स में लिखी हुई पोयम है। मिडल इंग्लिश में लिखी हुई एलिटरेटिव वर्ड्स में लिखी हुई पोयम है। दैट्स एलिटरेटिव पोयम। मोटे द आर्थर इज अ प्रोज रोमांस बाय एल्फ्रेड टेनिसन, जॉन ड्राइडन, जॉन लिली या टॉमस मेलोरी। मोटेड आर्थर यानी कि मार्टियर्ड आर्थर, ये पब्लिश की हुई थी ये बुक 1485 में बाय विलियम कैक्सटन, और ये टॉमस मेलोरी की ले मोटेड आर्थर जो है लिखी है, और ये किंग आर्थर की कहानियां हैं। और ये किसकी है? ये दैट इज टॉमस मेलोरी। मोटेड आर्थर प्रोज रोमांस जो है वो किसका है? ये 1485 में पब्लिश किया गया था विलियम कैक्सटन के द्वारा, और इसमें केल्टिक किंग, टॉमस मेलोरी के जो आर्थर जो हैं ये एक केल्टिक किंग है। किंग आर्थर की कहानी है, केल्टिक किंग आर्थर की कहानियां हैं, और इसको ही टेनिसन ने इसकी में पोएम फॉर्म में लिखा है, जिसका नाम है जो टेनिसन का जो वर्क है उसका है द आइडल्स ऑफ द किंग। टेनिसन के वर्क का नाम है द आइडल्स ऑफ द किंग। राइम रॉयल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश पोइट्री बाय विलियम शेक्सपियर, जेम्स फर्स्ट, जेफरे चॉसर या सर वॉल्टर रेले। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो वर्क राइम रॉयल है ये है क्या? राइम रॉयल मतलब होता है 7 लाइन स्टेंजा। अब ये जो 7 लाइन स्टेंजा है इसको सबसे पहले यूज किया था जेफरे चॉसर ने। किस में यूज किया था? अपने ट्रोइलस एंड क्रेसिडा में यूज किया था। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा में यूज किया था। इसका नाम तब तो चौसेरियन स्टेंजा ही था। जब इस स्टेंजा को जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड ने अपने किंग्स स्क्वायर में यूज किया, तब से इसका नाम पड़ा राइम रॉयल। एवरी मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोरालिटी, मिस्ट्री, मिराकल या इंटरल्यूड। भाई देखिए, ड्रामा जो है वो देन है किसकी? वो रिलीजन की देन है। ये प्लेस जो थे, अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो मिराकल प्ले होते थे, संतों की कहानियों पर आधारित हुआ करते थे। मिस्ट्री प्लेस में बाइबल की कहानियां हुआ करती थी। मोरालिटी प्ले में एलिगोरिकल प्लेस होते थे, और इंटरल्यूड जो हैं वो एक कॉमिक रिलीफ देने के लिए लिखे जाते थे। तो एवरी मैन क्या है? ये एक मोरालिटी प्ले है। The Spanish Armada was defeated in the year
स्पेनिश आर्मडा जिसको जो है, जिसकी बाद जो है क्वीन एलिजाबेथ को एक रियल क्वीन माना गया था। तो ये जो है स्पेनिश आर्मडा डिफीट हुई थी 1588 में। ये एक वो साल है जिसके बाद का और क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु तक का समय जो है गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है। तो स्पेन की नेवल आर्मी को इंग्लैंड के द्वारा हराया गया और वो एक माइलस्टोन था क्वीन एलिजाबेथ के शासन के दौरान, और इसे का डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा कहा जाता है। ग्लोरियाना इन द फेरी क्वीन रिप्रेजेंट्स कैथलिक चर्च, क्वीन एलिजाबेथ, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स या एन बोलियन। फेरी क्वीन स्पेंसर के द्वारा लिखा हुआ एक एपिक है। दो ही वांटेड टू राइट मेनी मोर बुक्स, मगर वो 6 ही लिख पाए। 7th किताब जो है वो उनकी केवल 2 पार्ट्स में पब्लिश हो पाई। तो इसमें उन्होंने 6 वर्चूज बताए हैं स्पेंसर ने, और इसकी जो बुक है इसमें फेरी क्वीन एक में एलिगोरिकली जो उन्होंने दिखाया है क्वीन एलिजाबेथ को दिखाया है, क्वीन एलिजाबेथ को दिखाया है। Here Nemo is mad again is the subtitle of The Jew of Malta, The Duchess of Malfi, Utopia, The Spanish Tragedy. Here Nemo is mad again ये वो ट्रेजेडी है जिस पर शेक्सपियर ने हैमलेट जो है वो लिखी थी। ये है द स्पेनिश ट्रेजेडी, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? किड के द्वारा लिखी गई है। हियर निमो इज मैड अगेन, इसमें जो है हियर निमो इज मैड अगेन किड के द्वारा लिखी हुई रिवेंज ट्रेजेडी है। जितने भी एलिजाबेथन राइटर्स थे वो किससे प्रभावित थे? सेनेका से प्रभावित थे, द रोमन राइटर, और उससे प्रभावित होकर ये रिवेंज ट्रेजेडी लिखी गई। Sidney's apology for poetry is a reply to 4 ages of poetry, the school of abuse, a modest proposal या Euphues। सिडनी का apology to poetry जवाब है गॉसन का the school of abuse, that is the school of abuse। Senecan tragedy of blood is based on the theme of love, murder, revenge, supernatural elements, supernatural invention in human life। तो भाई देखो, सेनेकन, मैंने अभी आपको बताया सेनेका थे कौन। सेनेका जो थे वो एक रोमन प्लेराइट थे, और उन्होंने लिखी हैं रिवेंज ट्रेजेडीज। एलिजाबेथन राइटर्स सेनेका से प्रभावित थे, वो ग्रीक राइटर्स से नहीं, रोमन राइटर्स से प्रभावित थे। कॉमेडी में प्लेट्यूज एंड टेरेंस से, और ट्रेजेडी में सेनेका से। सेनेका की जो ट्रेजेडी ऑफ ब्लड जिसे रिवेंज ट्रेजेडी कहा जाता था, किस पर पे आधारित थी? रिवेंज पर। द टेम्पेस्ट इज द शेक्सपियरियन रोमांस कॉमेडी ट्रेजेडी हिस्ट्री प्ले। शेक्सपियर के जो लास्ट के प्लेस थे उन्हें रोमांसेस कहा जाता है। रोमांसेस का या ट्रेजी कॉमेडीज कहा जाता है, जिनमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के एलिमेंट्स होते हैं। रोमांस इज इक्वल टू ट्रेजी कॉमेडीज। तो ये जो है जिनमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के ही एलिमेंट्स हो। तो टेम्पेस्ट जो है वो शेक्सपियरियन रोमांस है। टेम्पेस्ट इज अ शेक्सपियरियन रोमांस। पिछली बार बीपीएससी के टीजीटी के पेपर में 15 क्वेश्चंस लिटरेचर के आए थे। इसी तरीके से 15 ही क्वेश्चन मैंने लिटरेचर के इसमें लिए हैं, और बाकी के कुछ जो हैं वो ग्रामर के क्वेश्चंस लिए हैं। द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपीयर्स इन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मकबेथ, मिडसमर नाइट्स ड्रीम या एज यू लाइक इट। देखिए, जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है उसकी जो दिखाया गया है वो एज यू लाइक इट में है। द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन इज इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट ये शेक्सपियर का पेस्टोरल रोमांस है, जिसमें जो हीरोइन है उसका नाम है रोजालिंड। Bacon's New Atlantis is modeled on The Tempest, Utopia, The King's Square, Divine Comedy। बेकन का जो न्यू एटलांटिस है वो मॉडल किस पे है? दैट इज बेस्ड ऑन यूटोपिया। जो है फ्रांसिस बेकन का न्यू अटलांटिस जो है दैट इज बेस्ड ऑन यूटोपिया। इट इज बेस्ड ऑन यूटोपिया। चलिए, ये हो गए हमारे लिटरेचर के क्वेश्चंस। अब हम ग्रामर के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, और इसी के साथ जो है मैं आप लोगों को एक यहाँ पर कुछ बताना चाहूँगी। मेरे पास
जो है कभी कभी लोग ये पूछ लेते हैं, भाई देखो ऐसा है, इतने सब्सक्राइबर्स तो मेरे हैं नहीं कि जब अब मेरे को परेशान करे रखे, फ़ोन कर करके दुखी कर दें कि भैया बताओ बताओ आप आ नहीं रही हो, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा है जो थोड़े बहुत है, कभी कभी कुछ इस पे जो है कभी लिख भी देते हैं कि आपके सिलेक्शंस के वीडियोस नहीं है, मतलब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यू के वीडियोस नहीं है। तो आज मैंने सोचा मैं चला इस बात पे भी एक बात ये कहूँ, आप लोगों ने देखा तो होगा मैं फ़ोटोज़ वगैरह डालती हूँ सब है, मगर मैं उनके मैसेजेस भी डालती हूँ, मगर मैं इंटरव्यूज़ नहीं डालती। इसका एक रीज़न है, देखो भाई ऐसा है कि बात ये होती है कि हर इंसान जो होता है ना वो कैमरा फ्रेंडली नहीं होता, और वो जो है वो आपके इंटरव्यू में जवाब देना चाहे ना देना चाहे, आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते। एक ऐसा मैं आपको किस्सा बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, ये बात जो 2019 में पेपर हुआ था, 2016 का जो पेपर था जो 19 में हुआ था, जिसकी ज्वाइनिंग 2020 में जाकर मिली थी। तो वो मेरा पहला जो है वो बैच था जो मैंने पढ़ाया था, जब 2016 में फॉर्म भरे गए थे। तो दैट वाज, हालांकि मैंने जो पढ़ाना शुरू करा था 17 में पढ़ाना शुरू करा था मैंने तब लिटरेचर। तो मेरे जो है कुछ एक स्टूडेंट जो है भाई, जब ऑफलाइन कोचिंग हुआ करती थी और उसमें पढ़ते थे, तो मेरा पहली बार जब मैंने पढ़ाया और पेपर जब हुआ और उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट निकल कर आया, तो भाई बहुत अच्छे खासे जो है कम से कम 40 से 50 स्टूडेंट्स का जो है वही 40 to 50 स्टूडेंट्स वर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए थे। छोटा था बैच, था बैच भी ज़्यादा बड़ा था नहीं, 80-85 स्टूडेंट्स का बैच था। तो उसमें से जो है 40-50 स्टूडेंट्स जो हैं उनको इंटरव्यू कॉल आई थी। फाइनल सिलेक्शन तो 20-30 का हुआ था। तो उसमें तब आपको पता ही होगा उस समय इंटरव्यू थे। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका जो है उसी समय एलटी का पेपर हुआ था 2018 में। तो उसको एलटी का फॉर्म भी मैंने ही भरने के लिए कहा था। तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि अब वो वाली बातें बीइंग अ टीचर बोलते हुए अच्छा नहीं लगता कि क्या कैसे क्या करा कुछ नहीं। खैर, उसका जो सिलेक्शन हुआ वो दोनों चीज़ में हुआ, एलटी में हुआ, पीजीटी में हुआ। तो मैंने ऐसे ही जो है पहली बार किसी से उससे कहा कि क्या तुम मेरे लिए एक वीडियो बना सकती हो। एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट दैट स्टूडेंट इंसल्टेड मी अ लॉट, कि मैंने उस दिन मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि मैंने ये सोचा कि मेरा तो ये था कि भाई चलो, जब कोई कैंडिडेट सफल होता है तो उसकी सफलता से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, तो क्यों ना जो है लोगों को। तो उस पे मैंने उसके बाद मैंने किसी से भी कभी नहीं कहा कि आप मुझे एक वीडियो बना के भेजें। आप लोगों को याद होगा 2021 में जो यूपी की सेकंड टॉपर थी शिखा आनंद, वो कोई हमारी रेगुलर बैच की स्टूडेंट नहीं थी। वो यूट्यूब से पढ़ी थी और उसने, लेकिन वो मुझसे फ़ोन पे बात करती रहती थी। तो उसने उसने अपने आप बना के भेजा था, मगर वो जो मेरी एक रेगुलर स्टूडेंट थी, अब क्या बताऊँ उसमें क्या क्या चीज़ें कहीं, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसके बाद ये सोच लिया था मैं कभी किसी से ये नहीं कहूँगी कि तुम मुझे इंटरव्यू के दोगे या कुछ वीडियो बना के दोगे। तो आप लोगों को पता है, याद होगा 2021 में, जो लोग मेरे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, 2021 में मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ने अपने आप वीडियोस बना के भेजे थे और मैंने वो पोस्ट करे थे कि ये इनकी सफलता की जर्नी है। उस पर भी इंटरव्यूज़ नहीं थे, वीडियोस थे उनके। अब उसमें भी क्या हुआ कि लोग जो हैं वो उनके पीछे पड़ गए, भाई वो उनके दिल के विचार थे। जैसे किसी में एक स्टूडेंट ने बोला कि मेरे को कुछ नहीं आता था और मैं सीख गई, वो पीजीटी में सिलेक्ट हुई थी। तो लोगों ने कहा जब तुझे कुछ नहीं आता था तो तू कैसे को गई, झूठी कहीं की, कितने पैसे खाए तूने, ये है वो है, मतलब बहुत कुछ ऐसा हुआ। अब बात यह है कि भाई मैं तो यूट्यूब पर आ गई तो मेरी तो बेइज्जती करने का अधिकार लोगों को मिल गया, लेकिन हर कोई तो नहीं है ना, हर कोई तो नहीं झेल सकता, हर कोई तो वो चीज़ नहीं झेल सकता। तो आप ये खुद सोचिए कि भाई जो हर कोई नहीं झेल सकता, भाई उनके घर वालों को भी बुरा लगेगा। तो कि अगर किसी के होता ही है कि जिसका सिलेक्शन हो जाता है, जिसका नहीं होता वो भर भर के उसको गालियां निकालता है। तो ऐसा कुछ हुआ, इस वजह से स्टूडेंट्स को भी लगा कि यार मुझे खुद इतना बुरा लगा था कि कुछ वीडियोस मुझे हटाने पड़े थे, उन पे इस तरीके के कमेंट आने शुरू हो गए थे मेरी लड़कियों के वीडियोस पे कि मुझे वो चीज़ हटानी पड़ी थी। तो जैसी मैं हूँ ऐसे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं भैया, सेंसिटिव हैं, बुरा लगता है तो फिर हम वो चीज़ करते हैं। इसीलिए अब मैं किसी से कभी नहीं कहती, आई नेवर से। कोई अपने आप कह देता है कि हम इंटरव्यू देना चाहते हैं, आज तक कहा ही नहीं किसी ने तो कि हम अपने आप देना चाहते हैं। लोग, बच्चे अपने आप फोटोज़ भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, मगर
इंटरव्यू के लिए मैं कभी नहीं कहती, मैं आई नेवर से, मैं कभी नहीं कहती हूँ कि मुझे तुम सेलेक्ट हुए हो, तुम मुझे इंटरव्यू दो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये लोग मुझे अपना व्हाट्सएप मैसेज ये भेज रहे हैं, जिसे मोटिवेट होना होगा ना वो इससे भी हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि मैडम ऐसा करके क्यों बता रही हो, क्योंकि ऐसा एक आध बार किसी ने पूछा है, तो मैंने कहा कि अगर वो अभी भी देखते होंगे तो मैं बता दूं आकर कि भाई हम इंटरव्यूज़ क्यों नहीं रखते, हमारे में आपको हमारे चैनल पे इंटरव्यूज़ क्यों नहीं देखेंगे। और दूसरी एक और चीज़ कि मेरे पढ़ाने की क्वालिटी क्या है, मेरा क्या कैलिबर है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और क्या इंटरव्यू और ये है, मेरी खुद की 2021 में पीजीटी में 14th और टीजीटी में 9th रैंक थी पूरे उसमें। उससे पहले भी जो है मेरा क्या क्या हो रहा है वो सब आप लोगों को चीज़ें पता ही हैं। तो मुझे ये लगता है कि जिसे मोटिवेट होना है वो एक शब्द से भी हो जाता है, और जिसे नहीं होना वो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि कभी कभी दिल की बात भी कर लेनी चाहिए, तो ये भी आप लोगों से बात कर लूं, क्योंकि जो मेरे चैनल को देखते हैं, मुझे काफ़ी समय से देखते चले आ रहे हैं, तो वो जानते ही होंगे कि क्या मैं हूँ, कैसे है, क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ पता ही होगी। तो चलिए अब मेरी बात ख़त्म हो गई है, अब मैं अपना पढ़ा लेती हूँ कि अब मेरे को ये भी लगता है कि भाई अच्छी चीज़ को पॉपुलराइज होने में समय लगता है, या तो अच्छी चीज़ को, भाई जो चीज़ें वैसी होती है ना जो वायरल होती है, अच्छी चीज़ें भी वायरल होती हैं, लेकिन जो बहुत कई बार क्या होता है, जो जो चीज़ें ठीक ठाक होती है ना उनको बहुत समय लग जाता है। जैसे मेरे को बहुत समय लग रहा है, अभी भी इस्टेब्लिश होने में बहुत समय लग रहा है, कि अभी भी इतना लोग नहीं जानते हैं। तो आप लोगों से केवल यही है कि इफ़ यू फाइंड मी गुड तो प्लीज़ आप लोग दूसरों को भी बताइए कि शायद उनको भी मैं अच्छी लगूं, उनको भी जो है वो सिलेक्शन मिले, वो भी यहाँ से पढ़कर जो है उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प मिले। तो इफ़ यू वांट तो आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दे हैव बीन, इसमें आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। दे हैव बीन वर्किंग, दे आर वर्किंग, दे वर्क, दे वर्क। सबसे पहले अगर सिंस आ रहा है, और सिंस जब काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, तो आपको ये देखना होता है उसमें परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस लगता है। प्रेजेंट और पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस लगता है। चूंकि वर्क जो है वो एक डायनेमिक वर्ब है, तो इसलिए यहां पर आएगा ए, दे हैव बीन। ये जो है आपका करेक्ट सेंटेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, द इंजीनियर सेड दैट ही डैश द प्रोजेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। आप इस सेंटेंस को जब देखें तो आपको सामने सेंटेंस दिख रहा होगा कि सेड लिखा हुआ है, तो ये पास्ट टेंस में है। जब पास्ट टेंस में है तो इसमें वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। अगर ये सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में, द इंजीनियर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, तो विल होता। अब पास्ट टेंस में कर दिया, इनडायरेक्ट नरेशन में कर दिया, तो विल का वुड हो जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, दैट इज बी, दैट ही वुड फिनिश द प्रोजेक्ट। माई ग्रैनी स्टिल डैश अ वेरी गुड आई साइट, बाई स्टिल हो रहा है और पोजेशन की बात की जा रही है। जब पोजेशन की बात की जा रही है और अभी प्रेजेंट के सेंस में है, तो क्या लगाएंगे, हैज़। माई ग्रैनी स्टिल हैज़ अ वेरी गुड आई साइट। इफ ही डैश स्टडी हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जाम। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो आपको सामने दिख रहा होगा कि यहाँ वुड हैव आ रहा है, और वुड हैव क्या बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है, वो रिजल्ट जो पास्ट में आ सकता था, पास्ट में आ सकता था मगर आया नहीं, यानी कि पास्ट की अनफुलफिल्ड कंडीशन को बता रहा है। पास्ट में अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती तो ये रिजल्ट आता। तो पास्ट की अनफुलफिल्ड कंडीशन को बताने के लिए कौन सा कंडीशनल लगाया जाता है, परफेक्ट कंडीशनल, यानी कि इसमें तो इफ यहाँ पे परफेक्ट कंडीशनल यानी कि हैड वाला वाक्य, तो क्या आएगा, इफ ही हैड स्टडीड हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जाम। Choose the correct sentence. He had left the office before I reached there. He left the office before I reached there. He will leave the office before I reach there. He was leaving the office before I reached there. आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, he had। अब एक बात बताइए, यहाँ पर before जो है एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा है।
जब पास्ट में दो काम होते हैं, एक काम पहले खत्म हो जाता है, एक काम बाद में खत्म होता है, तो पहले खत्म हुए काम के लिए पास्ट परफेक्ट और बाद में खत्म हुए के लिए पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। मैं बाद में पहुंचूंगा, ऑफिस पहले चला जाएगा, तो इसीलिए होगा पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट। He saw children dash on the ground. He saw what? Children playing on the ground. तो यहाँ पर saw के बाद जो है वो gerund का यूज किया जाएगा. He saw children playing on the ground. Identify the tense form and expressed in the following sentence and time. Are you going home now? इसमें एक सेंटेंस छूट गया है, ये सेंटेंस, इसलिए इसमें एक ही इसका आंसर दिया जाएगा। यह था आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, ये कुछ इस तरीके से था। मान लीजिए ये क्वेश्चन ये होता आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन समडे, और ये होता आर यू गोइंग होम नाउ, तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन ये फ्यूचर का टाइम दे रहा है, टाइम जो है फ्यूचर का दे रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर टेंस, भले ही इसका जो फॉर्म है वो कंटिन्यूअस है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ही हैज़ वर्कड फॉर 12 आवर्स यस्टरडे, शी हैज़ हैड हर ब्रेकफास्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, ओनली सेकेंड इज करेक्ट, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। पहली बात है अगर यस्टरडे आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए, लेकिन सेकेंड वाले में क्यों भाई वो ब्रेकफास्ट कर चुकी है तो शी हैज़ टेकन हर ब्रेकफास्ट, और शी हैज़ हैड के खाने के सेंस में है, तो जो है ये खाने के सेंस में हैव हैविंग जो है दोनों ही से लगते हैं और हैड भी लगता है, तो यहाँ पे ये हैज़ जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और हैड जो है वो मेन वर्ब है। शी हैज़ हैड हर ब्रेकफास्ट, तो दैट इज ओनली सेकेंड इज करेक्ट। Pick out the sentence that has the correct use of tense. John got up at 6 o'clock every morning. John is getting up at 6 o'clock every morning. John gets up at 6 o'clock every morning. John was getting up. सबसे पहली बात यह है कि जब भी जिसमें एवरी मॉर्निंग वगैरह लगता है, इसका मतलब ये डेली हैबिट को बता रहा है, हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है, या रोज की दैनिक क्रियाओं को बता रहा है, तो वो किस में यूज होता है? इंडेफिनेट टेंस में। यूनिवर्सल ट्रुथ है, डेली एक्टिविटी है, जनरल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वो सारे के सारे किस में यूज करते हैं? जनरल सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। इनमें से कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है? सी, जॉन गेट्स अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, दैट सी। द पेशेंस ऑफ COVID-19 डैश रैपिडली, यहाँ पर एक्चुअली इसमें जो होना चाहिए था ऑप्शन में इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग होना चाहिए था, तो ये टेंस जो है राइजिंग या इंक्रीजिंग रैपिडली, तो यहाँ पर द पेशेंट्स रैपिडली जब होता है तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है हर समय के साथ बढ़ रही है, तो वो कंडीशन जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस होती है, क्योंकि वो टेम्परेरी कंडीशन होती है और वो लगातार जो है वो चेंज हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा द पेशेंट्स ऑफ COVID-19 आर इंक्रीजिंग रैपिडली। डू नॉट प्लेग हर माइंड, शी डैश होमवर्क नाउ, उसको दिमाग खराब मत करो, वो इस समय होमवर्क कर रही। इस समय के सेंस में क्या आएगा? शी इज डूइंग हर होमवर्क राइट नाउ। ये सेंस ही इस समय का दे रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज choose the correct sentence. We stepped there for a week, we left there for a week, we lived there for a week, we stayed there। कहीं पर रुकने के सेंस में stayed होता है, एक हफ्ते तक आप कहीं रुके नहीं रहते हैं, एक हफ्ते के लिए आप छोड़ते नहीं हैं, आप कहीं पर रुकते हैं तो उसे स्टे कहा जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा डी, वी स्टेड देयर फॉर अ वीक। द चेक डैश बाय विलियम, पहली बात सेंटेंस
जो है वो पैसिव वॉइस में है, यानी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैज़ कैश्ड नहीं लगा सकते क्योंकि अगर पैसिव में है तो बीन आना चाहिए था तो हो जाता। और द चेक वॉज कैश्ड बाय विलियम, अब हैड बीन नहीं लगा सकते क्योंकि द चेक हैड बीन कैश, क्योंकि हैड हम तब के सेंस में लगाते हैं, ये अकेला टेंस बहुत कम यूज़ होता है, तो इसीलिए द चेक भाई चेक जो है वो विलियम के द्वारा कैश किया गया, सिंपल पास्ट टेंस है इसीलिए लगाया जाएगा। इसको सेंटेंस में होगा विलियम कैश द चेक, तो इसीलिए इसका आंसर होगा बी। Choose the incorrect sentences. Why did you disconnect my call? She has passed the MBA degree examination in 2000. She passed the MBA degree examination. इसमें incorrect ढूंढना है। Why did you disconnect my call? बिल्कुल ठीक है। She has passed the MBA degree examination in 2000. ये जो है सेंटेंस गलत इसलिए है क्योंकि 2000 के हिसाब से भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए था, तो इसका आंसर है आपका सेकेंड ओनली। माई सिस्टर डैश मैनी बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, पोजेशन का सेंस आ रहा है तो आएगा माई सिस्टर हैज़ मैनी बुक्स। माई सिस्टर हैज़ मैनी बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। द कमिटी मेंबर्स आर गोइंग टू टेक डिसीजन ऑन दिस सून। पॉसिबल फ्यूचर, डेफिनेट फ्यूचर, रिमोट फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर। तो भाई देखिए, एक होता है विल वाला और एक होता है गोइंग टू वाला। अब विल और गोइंग टू में अंतर ये होता है, ये आपके मॉडल में और टेंसेस में भी यूज़ किए जाते हैं। तो आप इसमें जो है देखिए, कोई काम एकदम से झट से होने वाला हो, यानी कि अभी निकट भविष्य में ही होने वाला हो, तो उसके लिए हम गोइंग टू लगाते हैं, यानी कि अभी होने वाला है, तो वहाँ होगा इमीडिएट फ्यूचर, दैट इज। अगर विल शैल लगाते हैं तो उससे जो है वो रिमोट फ्यूचर का सेंस देता है, लेकिन ये वो है आपका इमीडिएट, यानी कि अभी करने जा रहे हैं। मदर डैश व्हेन द फोन रैंग, जब दो एक्टिविटीज होती हैं जिनमें से एक होकर खत्म हो गई और एक उस समय कंटिन्यूड थी, तो जो कंटिन्यूड एक्टिविटी है उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। मदर वॉज कुकिंग। शी हैड बीन टीचिंग म्यूजिक फॉर मेनी ईयर्स, इसमें आपको टेंस पता लगाना है। हैड बीन टीचिंग आ रहा है तो आपको पता ही है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चूज फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स द सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो तीसरा है आपका दे हैड फिनिश्ड द वर्क। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट टेंस फॉर्म। ही डैश इफ ही डज नॉट अबाइड बाय रूल्स ऑफ द ऑफिस। सबसे पहली बात, ये आपका जो है ये कंडीशन बता रहा है और ये बता रहा है कि भाई अगर ऑफिस के रूल्स से को वो नहीं मानेगा तो उसको फायर कर दिया जाएगा। जो रिजल्ट आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएगा, तो ही विल बी फायर्ड। ही विल बी फायर्ड। अब बी इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो है फायर खुद नहीं होते हैं, किए जाते हैं, तो ये पैसिव वॉइस में है। हो गया ये सेशन आप लोगों का समाप्त, और बस आज के लिए इतना ही था। अगर मेरी किसी बात से आप लोगों को बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही काम करती ही रहती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और भाई जो है ये सेशन जो है आप लोगों के लिए मुझे लगता है हेल्पफुल होगा, और आपको पता नहीं कैसा लगा होगा सेशन, बट दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मे गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।